दोस्तों, थ्री इडियट्स का ये डायलॉग मुझे काफ़ी पसंद है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। ये वाला भी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस जख मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये फिल्म हम सब ने देखी, बहुत बड़ी हिट हुई। पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने। लेकिन क्या हमारे देश में ये सिस्टम चेंज हुई? नहीं। आज भी हाईएस्ट मार्क के पीछे हम भागते रहते हैं, राइट। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको हायर मार्क्स चाहिए, हायर कट ऑफ्स होते हैं। और हमारे देश की जो असेसमेंट सिस्टम है वो आज भी, जो हम कहते हैं ना, रोट लर्निंग, कि एक रट्टू पोपट अगर आप हैं तो आपको हाई मार्क्स आएंगे और उस हिसाब से आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में, सो कॉल्ड अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब ये सिस्टम जो है वो चेंज होने वाली है। सरकार एक नई टेस्ट लेकर आने वाली है। इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टेस्ट। आज हम ये एग्ज़ाम, जिसको CUET कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस एग्जामिनेशन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो एक ब्रोकन सिस्टम है जहाँ पर रट्टू पोपट को तैयार किया जाता है, तो शायद ये CUET जो है वो इस रट्टू पोपट वाले सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब ये CUET जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2010 में भी इस प्रकार की एग्जामिनेशन के बारे में बात हो रही थी। फिर कुछ समय के बाद हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है और पेंडेमिक का टाइम आया, और इन सारी चीज़ों की वजह से फाइनली ये सरकार के अंदर हिम्मत आई है कि हम एक नई एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस करें। और इसी चीज़ को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये अनाउंसमेंट किया है कि इसी साल जुलाई 2022 में अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम के आधार पर ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और इसकी एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम ली जाएगी। इसके 3 सेक्शंस होने वाले हैं। पहला सेक्शन जो है वो स्टूडेंट की लैंग्वेज में एप्टीट्यूड, यानी कि एक विद्यार्थी की लैंग्वेज को लेकर कितनी अच्छी पकड़ है, ये एनालाइज करेगा। दूसरा जो सेक्शन है ये डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो आपकी फील्ड के हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और थर्ड सेक्शन जो है वो करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। तो ये हो गए इस एग्ज़ाम के 3 सेक्शंस। अब ये एग्ज़ाम जो है यूजीसी ने कहा है इट्स गोइंग टू बी ए कंपलसरी एग्ज़ाम। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और वे सारी एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। रही बात स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसके लिए ये ऑप्शनल रखा गया है। इस साल अगर ये सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो एग्जामिनेशन ले सकती हैं, वरना फिर फ्यूचर में इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि वो जब चाहे इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। क्या दूसरे देशों में इस प्रकार की कोई सिस्टम है? हाँ, 3 ऐसे देश के नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा: जापान, चाइना और USA। इसके अलावा भी कुछ देश हैं, लेकिन ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस प्रकार की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो, या फिर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देनी पड़ती है। अब यूजीसी ने ये भी बताया है कि एडमिशन के लिए सिर्फ इसी टेस्ट के मार्क्स जो हैं, इसी टेस्ट का स्कोर जो है वो काउंट किया जाएगा। और आपका जो क्लास 12 का जो, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो भी स्कोर है उसको 0 वेटेज मिलेगा। यानी कि अगर आपको 12th की एग्जामिनेशन में 100% रिजल्ट आपका है तो भी ये कोई काम का नहीं रहेगा। अगर इस एग्जामिनेशन में आपने अच्छा स्कोर किया तो ही आपको ये जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलेगा। आई होप सो फार थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इसका जो अनाउंसमेंट का टाइम है, इसको लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब CUET को फॉलो करेगी। इसके बारे में सरकार ने लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट किया था। स्टूडेंट्स और ख़ास करके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। और CUET को लेकर जो एप्लीकेशंस हैं इनकी शुरुआत होगी अप्रैल 2022 में, एग्जामिनेशन होगी जुलाई
जुलाई के स्टार्टिंग के वीक में। तो ये जो नई एंट्रेंस सिस्टम है, इसको लेकर एडजस्टमेंट करना जो है, इसको लेकर जो वक्त दिया गया है वो बहुत ही कम दिया गया है, बहुत ही एक नैरो विंडो दी गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए इस CUET के साथ एडजस्ट होना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगा ही। रही बात स्टूडेंट्स की, तो इस साल जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन है ये 2 टर्म्स में होने वाली हैं, और रिजल्ट में ऐसा होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके मार्क्स के बारे में आपको सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के थोड़े समय पहले ही पता होगा। तो यू विल नॉट नो कि आपको सेकंड टर्म एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये है कि रूल्स जो हैं वो बार बार चेंज किए जाते हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। CUET एग्ज़ाम जो है वो अभी तक की जो हमारी सिस्टम है उसको डिसरप्ट भी करेगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि बच्चों का एक ही फोकस था कि सभी सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने की जो एक रैट रेस है उसमें वो दौड़ रहे थे, उसमें वो कॉम्पीट कर रहे थे। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि UGC ने बताया है कि आपके 12th के जो मार्क्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न उठता है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का फिर रेलेवेंसी क्या रहेगा। इसी के साथ पेरेंट्स का कहना यह है कि अभी कुछ समय के अंदर ही बच्चे जो हैं वो वैकेशन को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और उनको ये CUET के ट्यूटोरियल्स या फिर जो अलग अलग आप कह सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनकी फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब सरकार का कहना यह है कि ये जो CUET हैं ये सभी के लिए एक और ज़्यादा क्रेडिबल, और ज़्यादा इक्वल या फिर और ज़्यादा फेयर एग्जामिनेशन होगी। स्टूडेंट का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, इस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स का जो ऑप्शन है वो बहुत ही वाइड होगा। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को लेकर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक हाई क्वालिटी की कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की जाए, राइट। इसमें स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट रखे जाएं एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की जाए ताकि हमको ये पता चले कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, और नॉलेज जो उन्होंने प्राप्त की है उसको एप्लीकेशन में कैसे ला सकते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो ये भी कहा है कि इस एग्जामिनेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि आपको किसी भी प्रकार के कोचिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट ना रहे। अब देखते हैं कि जेन्युइनली या फिर इन रियल वर्ल्ड क्या बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो तो जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगी तभी हम बता पाएंगे। हाँ, ये बात है कि ये जो CUET एग्ज़ाम है, बच्चे 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, और असेसमेंट की प्रैक्टिस जो हैं, जो अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग प्रकार से अपनी असेसमेंट करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एग्जामिनेशन के माध्यम से हट जाएगी। तो ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और इसी के साथ बच्चों को एक्सपेंस भी कम होगा, क्योंकि उनको मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना नहीं पड़ेगा, अलग अलग सेंटर्स में जाना नहीं पड़ेगा, अलग अलग स्टेट्स या फिर सिटीज़ में ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स डेफिनेटली हैं। चैलेंजेस की बात करें तो ऑफ कोर्स एक एग्जामिनेशन जो है वो कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, इट्स नॉट ए मैजिक बुलेट कि हमारे देश की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे जटिल चैलेंजेस हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को एक एग्जामिनेशन सॉल्व कर दे, ये थोड़ा इमेजिनरी लगता है। अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई एग्ज़ाम हमने कंडक्ट नहीं की है, तो हमें जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी कुछ सालों के बाद शायद हमें पता चले कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या इश्यूज़ हैं और इसकी डिज़ाइन में क्या क्या फ्लॉज हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में जब एग्जामिनेशन होगी तभी हम बता पाएंगे। फिर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एग्जामिनेशन को इस प्रकार से डिज़ाइन करना होगा कि ये मैकेनिकल ना रहे। मैकेनिकल इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि फिर आप 12th के मार्क्स जो हैं उनको कट ऑफ के लिए हाईएस्ट मार्क की रेस में लगे हुए थे, अब एक दूसरी टेस्ट आ गई और उस टेस्ट के पीछे आप भाग रहे हैं। बच्चे जो हैं उनके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। 12th की एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई और उसके कुछ समय के बाद ही आपको एक और एग्जामिनेशन देनी है और इसमें भी हाईएस्ट मार्क अचीव करने हैं। तो लेट्स होप कि एग्जामिनेशन जेन्युइनली ऐसी हो कि जिन बच्चों ने नॉलेज प्राप्त की है, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्राप्त की है, तो उनको यहाँ पर एक अपर हैंड मिलना चाहिए। दूसरा एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है
कि एक स्टूडेंट जो है वो 12th की एग्जामिनेशन जब देता है तो 12 साल की पढ़ाई ऊपर से लोअर केजी हायर केजी ऐड कर दे तो लगभग 14 इयर्स की उसकी जो पढ़ाई है, ये सारी की सारी पढ़ाई जो है वो एक साइड रह जाएगी। एक एग्जामिनेशन, एक दिन में आपका जो परफॉर्मेंस है वो तय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। तो ये भी एक बहुत हाई रिस्क एग्ज़ाम हो सकती है। या फिर बच्चों के भविष्य की बात करें तो एक दिन का उनका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 14 सालों का परफॉर्मेंस जो है वो तय करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमें फेस करना पड़ेगा। हमारे देश के साथ जुड़े हुए कुछ हार्ड फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का कहना यह है कि अगर हम 18 से लेकर 23 एज ग्रुप की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ये 27.4% है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि 12th खत्म करने के बाद सिर्फ हमारे देश में 27.4% ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। यूएसए में ये आंकड़ा है 82%। यानी कि यूएसए में 12th खत्म करने के बाद 82% जितने स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंचते हैं। हमारे देश में ये सिर्फ 27.4% है। हायर एजुकेशन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। 2015 से 2020 की बात करें तो इसमें 11% का हमें राइज देखने को मिला है। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th खत्म करने के बाद या फिर 12th में वो फेल हुए या फिर 12th खत्म करने के बाद उनको राइट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिला तो उन्होंने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी है। तो क्या CUET जो है वो ऐसे बच्चों की मदद कर पाएगी? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। फिर ये भी हमारे देश की रियलिटी है कि हमारे देश में बहुत ही कम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और एलीट कॉलेजेस हैं और एप्लीकेंट्स कितने हैं? लाखों में होते हैं। तो द मेन प्रॉब्लम हियर इज़ कि हमारे देश में उतने अच्छे क्वालिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर किसी चीज़ पर सरकार को फोकस करना चाहिए तो इस बात पर है कि हम और ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो एजुकेशन में लगाएं, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें, और ज़्यादा प्राइवेट और ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के सामने या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी अच्छी कॉलेजेस के ऑप्शन हो। अभी क्या होता है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं और लाखों बच्चे हैं, और इस एग्जामिनेशन के बाद भी ऐसा ही होगा कि CUET ख़त्म करने के बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स चाहेंगे कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, इज़न्ट इट? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो फिर नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो तो पहले भी ऐसा ही होता था, तो इससे क्या कोई बड़ा फ़र्क आएगा? ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो हमें इस सिस्टम को पूछना चाहिए। और प्रश्न ये भी उठता है कि क्या UGC के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था कि हम एक CUET जैसी सिस्टम क्रिएट करें? द थिंग इज़ कि अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड्स हैं उनके इवेल्युएशन की मेथड अलग हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो अगर हम बोर्ड्स में स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए, तो फिर हमें CUET की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है। एक और चीज़ UGC सोच सकता है कि अगर हम CUET से ही आगे बढ़ने वाले हैं तो फिर जो 12th एग्जामिनेशन है, 12th की एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसको एक सेकंड क्राइटेरिया के तौर पर भी ऐड किया जाना चाहिए कि CUET का स्कोर और 12th का स्कोर, ये दोनों मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो तैयार हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ CUET का स्कोर काउंट किया जाएगा तो फिर बच्चे जो हैं वो 12th पर फोकस नहीं करेंगे, 12th तक में पहुंचते ही वो CUET की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अगेन जो रैट रेस हैं, जो स्टार्टिंग में हमने 3 इडियट के बारे में बात की कि आप मार्क्स के पीछे नहीं अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागिए, तो वो जो एक गोल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अचीव करना चाहती हैं शायद वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ CUET के स्कोर पर फोकस करेंगे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में आपको इसका जवाब देने का प्रयास करना है। एंड दिस इटसेल्फ इज़ ए टेस्ट, एक छोटी सी टेस्ट है जिससे हम पता चल सकता है कि आज भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर कितना इश्यू है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, राइट, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, राइट? तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का तो मतलब आपको पता है, लेकिन बुद्धिमत्ता
के साथ अगर हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करें तो क्या मेजर डिफरेंस है, बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड इफ़ यू वांट यू कैन इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. पेरेंट्स को भी पूछिएगा कि उनकी भी एक टेस्ट लीजिए कि ये 3 जो शब्द हैं या 3 चीज़ें हैं इसमें क्या मेजर डिफरेंस. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. शेयर द लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स, खास करके जो 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हैं और 11th में अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन, स्टे क्यूरियस. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज. जय हिंद.